पीपल, व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th और 9th डेट को, बेसिकली क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर द हिंदू। सबसे पहले शुरू करते हैं, इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तानी टेरर बेसिस। तो भाई इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी टेरर बेसिस को हिट किया है इन अ स्विफ्ट एंड डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन अंडर ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, विच इज पीओके, जिसको हम बोलते हैं राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके जिसको हम बोलते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स कैरी आउट किए हैं 9 अलग अलग जगहों पे, 9 डिफरेंट प्लेसेस पर, जहां इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग देयर वर टेरर बेसिस। ठीक है, targets within a span of just 25 minutes in the early hours of Wednesday. So this was in, of course, in return to, हम सबको पता है पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसके जवाब में ये अटैक्स कैरी आउट किए गए हैं। इंडियन साइड वाज वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम जो ये अटैक्स कैरी आउट कर रहे हैं या ये जो हम अटैक्स कर रहे हैं, these are basically in response to the पहलगाम टेरर अटैक्स। और यहाँ हमारा कोई ना इंटेंशन है, ना ही हमारा कोई भी इस तरीके का मकसद है कि हम सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए। वी हैड पुख्ता एविडेंस एंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हमको ये बता रही थी कि भाई इन 9 जगहों पर मिलिटेंट्स का अड्डा है, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी दिस इज बेसिकली वेयर फ्रॉम वेयर दे ऑपरेट मोस्टली एलईटी एंड जेईएम यानी कि जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा के ये मोस्टली ऑपरेशनल सेंटर्स थे जो 9 जगहों पे हिट किया था हमने। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह थे, उनका ये कहना था कि इंडिया ने एक्सरसाइज किया था इन इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड। हमारे पास भाई अधिकार है, हमारे ऊपर इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है तो हमको अधिकार है उस चीज के लिए हम खुद के लिए जस्टिस करें। वी हैड दैट राइट टू रिस्पॉन्ड to an attack on its soil, referring to the Pahalgam attack, and Indian Armed Forces scripted history, basically एक तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है by acting with precision, precaution and compassion। compassion क्यों बोला जा रहा है? precision और precaution तो समझ में आता है, compassion मतलब हमने कहीं भी सिविलियंस के रहने वाले इलाकों को, ऐसी कोई भी जगह पे जहां पे सिविलियंस को नुकसान पहुंच सकता है, उन किसी भी जगह को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ जहां जहां मिलिटेंट्स ऑपरेट करते हैं उन जगहों को टारगेट किया था। पूरा का पूरा जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, इट हैड बीन पुट ऑन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी काउंटर रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पाकिस्तान एक्सेप्ट करके तो बैठ नहीं जाएगा कि हमारे यहाँ कि हाँ हमारे यहाँ से ही टेररिस्ट आए थे, सरहद पार करके आए थे और आपके यहाँ इस तरीके से अटैक करके गए। तो वो इस अटैक को समझेंगे अटैक ऑन देयर ओन इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी एंड देयर ओन नेशन। तो रिटर्न अटैक होना तो पक्का था, जो कि हुआ भी बाद में जाके हमको पता चला। एंड उसके बाद जैसे ही हमने ये स्ट्राइक कैरी आउट किया, ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया, वैसे ही हमने अपने पूरे एयर बेसिस को हाई अलर्ट पर डाल दिया, मतलब एकदम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलर्ट पे। किसी भी तरीके का कोई भी मिसाइल, ड्रोन, कुछ भी आता उसको जमीन पे लैंड होने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए। दैट वाज द एंटायर टारगेट। ठीक है, अच्छा, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, इसको बहुत क्लियरली प्रेस ब्रीफिंग में बोला गया था। एंड हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विक्रम मिस्री, उन्होंने बोला था कि ये जो हमारा एक्शन है, दिस इज अ रिस्पॉन्स। ये हमने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया है, हमारी तरफ से कोई भी शुरुआत नहीं हुई है। दिस इज अ रिस्पॉन्स एंड अ रिटेलिएशन एंड इट इज कंप्लीटली नॉन एस्केलेटरी। एस्केलेटरी क्या होता है? इधर से अटैक हुआ, इधर से और बड़ा अटैक हुआ, इधर से रिस्पॉन्स में और बड़ा अटैक हुआ। तो वी सेड प्रेस ब्रीफिंग में बहुत ही क्लियर था कि भाई हमने जो एक्शन लिया है ना, दिस वाज इन प्रोपोर्शन टू व्हाटएवर वाज डन टू इंडिया या ऑन इंडियन सॉइल, उसके रिस्पॉन्स में प्रोपोर्शनेटली हमने एक्शन लिया था। In absolutely no manner, no way is this escalatory in nature. ठीक है, मिस्टर मिस्री said India exercised its right to act on terror targets, stressing that the actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. ये जो एक्शन था, it was carried out very thoughtfully and in a measured manner. It was limited only to the camps and infrastructure used for training terrorists with the aim of breaking their morale. ऐसा डिफेंस मिनिस्टर का कहना था। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
राइट। अच्छा, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन सब के अलावा इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमको ऑपरेशन सिंदूर का क्रोनोलॉजी समझ में आना चाहिए, या ये ऑपरेशन सिंदूर जो कैरी आउट किया गया है व्हाट इज दिस एंटायरली अबाउट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक बार क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे एंड वील रीड द एंटायर थिंग अगेन। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, आप चाहें तो यू कैन नोट इट डाउन along with me, because right now I'm going to give you the entire information in chronological order, time wise, कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से कैरी आउट किया गया था विथ एग्जैक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये किस तरीके का ऑपरेशन है, इट इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था May 7, 2025 को। क्यों लॉन्च किया गया था, इन रेस्पॉन्स टू द 22 अप्रैल पहलगाम अटैक या टेररिस्ट अटैक। ठीक है, इस पहलगाम अटैक में इट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 26 टूरिस्ट। ठीक है, कहां पर, पहलगाम बेसिकली किस जगह पे आता है, ये आता है इन इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर। ठीक है, इंडिया ने एट्रीब्यूट किया था कि ये अटैक किसने कराया है, सो वी एट्रीब्यूटेड, मतलब इस चीज का ब्लेम एक तरीके से इस पूरे के पूरे टेरर अटैक का करता धरता कौन था उसको बोलता है एट्रीब्यूट करना। वी एट्रीब्यूटेड द अटैक टू जैश ए मोहम्मद, JEM, एंड लश्कर ए तैयबा, LET। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ब्रीफ अबाउट व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स एंड एग्जीक्यूशन पे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले अगर हम इसका प्राइमरी गोल देखें, प्राइमरी गोल था टू डिसमेंटल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक टू जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा। जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब से लिंक्ड है उनको डिसमेंटल करना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। और ये हमारे पास जो इंटेलिजेंस मिली थी, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली POK में था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, ऑपरेशन का ड्यूरेशन क्या था, लगभग जो ड्यूरेशन माना जाता है इट लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट्स। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो टारगेट्स थी 9 लोकेशंस, 9 लोकेशंस। आई टेल यू ईच लोकेशन एज वेल। ये लोकेशंस थी बहावलपुर, मुरिदके, सियालकोट, भिंबर, कोटली एंड मुजफ्फराबाद। ये मेन लोकेशंस थे। ठीक है, दीज वर द 6 मेन लोकेशंस। इनके अलावा 3 और लोकेशंस थे। वेपन कौन से यूज किए थे हमने इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट करने के लिए, सो वेपनरी यूज्ड, एक तो हमने जेट्स जो यूज किए थे देवर आर रफेल जेट्स जो हमने फ्रांस से लिए थे, रफेल फाइटर जेट्स।
ये जो राफेल फाइटर जेट्स थे दे आर इक्विप्ड विथ स्कैल्प टेक्नोलॉजी या स्कैल्प क्रूज मिसाइल एंड AASM हैमर बॉम्ब्स। दूसरा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अब इससे इक्विप थे, क्या इनको यूज किया गया है नहीं या नहीं ये अलग बात है। ब्रह्मोस के ऊपर ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया था फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट यस इक्विप्ड थे। एंड स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ठीक है। इसका आउटकम क्या था अल्टीमेटली? द आउटकम वॉज ऑपरेशन रिपोर्टेडली इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अब्दुल रऊफ अजहर, ये एक सीनियर जैश ए मोहम्मद कमांडर है एंड ही इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ मसूद अजहर, जिनके हु वाज एक्चुअली वंस अरेस्टेड इंडिया में एंड इनको छुड़वाने के लिए बहुत ही बड़ा एक हाईजैक प्लान कराया गया था, जिसके बाद हमें मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। सो द एंटायर मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस हाईजैक वाज अब्दुल रऊफ अजहर, ऐसा माना जाता है। सो ही वाज आल्सो द ब्रदर ऑफ मसूद अजहर, ठीक है। नेक्स्ट कैजुअलिटी इन डैमेज अगर माना देखें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कैजुअलिटीज एंड डैमेज जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन साइड ने प्रेस ब्रीफिंग को बताया है कि क्या क्या कैजुअलिटीज हुए, तो मोस्टली मिलिटेंट कैजुअलिटीज हुए मैक्सिमम। देयर वर मिलिटेंट कैजुअलिटीज, देयर वर ओवर 100 मिलिटेंट्स who were killed during the strike, ऐसा इंडिया ने बोला है ऑफिशियली। सिविलियन कैजुअलिटी पाकिस्तान ने रिपोर्ट की थी, सो पाकिस्तान रिपोर्टेड 31 सिविलियन कैजुअलिटीज एंड इसके अलावा काफी बड़े हद तक काफी बड़े पैमाने पर मिलिट्री लॉसेस हुए थे। तो पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उन्होंने काफी सारे इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है, ऑल्दो बाद में काफी सारी जगहों पे अगर यूट्यूब चैनल पे देखें, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडियन साइड, ये बोला जा सकता है कि भाई इंडियंस बोलेंगे तो झूठी बोलेंगे, अमेरिकन यूट्यूबर्स एंड एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत फेमस वीडियो उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ने जो ट्वीट किया था, उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट को मारकर गिराया पाकिस्तान ने। लेटर ऑन इट वाज रिवील्ड, अगेन काफी सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स ने बोला है, दे रिवील्ड दैट इट वाज एक्चुअली अ सीन फ्रॉम अ वीडियो गेम, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड कोई इंडियन जेट को मारकर नहीं गिराया है एंड इट वाज जस्ट अ वीडियो गेम एंड इट वाज अ क्लिप टेकन आउट ऑफ अ वीडियो गेम, जो काफी मेरे ख्याल से शर्मसार करने वाली बात है अगर इस तरीके की हरकत करनी पड़ रही है तो। अगर हम इसके बाद रिटेलिएशन एंड एस्केलेशन की बात करते हैं, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? रिटेलिएशन एंड एस्केलेशन, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था ये देखते हैं। इन्होंने जो लॉन्च किया, इनका भी एक ऑपरेशन था, इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन बनियन अल मार्सस, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, ऑन May 10th, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी इंडियन सिटीज़ को टारगेट किया इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। हालांकि न्यू दिल्ली के लिए जो इन्होंने मिसाइल भेजी थी उसको या ड्रोन्स भेजे थे उसको हरियाणा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था।
न्यू दिल्ली के अलावा गुजरात, राजस्थान, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर में तो था ही, हाई अलर्ट पे था, वहां भी काफी सारे ड्रोन्स, माना जा रहा है कि, बोला जा रहा है कि मोर देन 1000 ड्रोन्स ऑफ पाकिस्तान वाज शॉट डाउन. Just give me a second. इंडिया का इसमें डिफेंस क्या था पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के ऊपर, अगर वो देखें, इंडियाज डिफेंस अगर हम देखें तो हमने यूटिलाइज किया है सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम. सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें इस बेसिकली इसको S-400 बोला जा रहा है, जिसको यूज किया जाता है टू इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन्स एंड मिसाइल्स. और इसको यूज किया गया है टू इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज ओवर 80% ऑफ इनकमिंग थ्रेट्स. लास्ट में देखते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन क्या था इन सारी की सारी चीजों पर. सो टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिएक्शंस, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए गए, खास तौर पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से बोला कि लेट्स नॉट एस्केलेट, लेट मी मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज. उसके बाद फिर भी आईएमएफ ने पाकिस्तान के फंड्स क्यों अप्रूव किए, वी हैव नो आइडिया. ऑल्दो सबको, पूरी दुनिया को पता है, जिसको जरा भी जी के आता है सबको पता है कि भाई आईएमएफ एक तरीके से यूएस के कंट्रोल में ही रहता है काफी बड़े हद तक. ऑल्दो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, बट कंट्रोल किसी एक कंट्री का रहता है. अगर हम वो बोलें तो मोस्टली यूएस का रहता है. तो अगर आईएमएफ से फंड्स अप्रूव हुए हैं तो उसमें एटलीस्ट यूएस ने रोकने का ट्राई तो नहीं किया, जबकि ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान इन फंड्स को, भले ही तुम खाने के लिए दे रहे हो, उनके यहाँ भुखमरी हो रही है उसके लिए फंड्स दे रहे हो, लेकिन वो यूज अल्टीमेटली अपनी मिलिट्री माइट और स्ट्रेंथ को बनाने के लिए ही करेंगे. तभी भी अप्रूव किया. फिर भी दिखाने के लिए, आई थिंक कि आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बार ये बोला है कि मोदी इज माय फ्रेंड एंड इफ पाकिस्तान अटैक्स ऑन इंडिया I'll be standing along with India. These were his statements. लास्ट तक उन्होंने यही किया कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर होना चाहिए, मैं खुद तैयार हूँ दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएट एंड नेगोशिएट करने के लिए. इसी के साथ साथ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इन दोनों ने भी ऑफर किया टू मीडिएट. अल्टीमेटली देखा जाए तो क्रेडिट भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप लेकर गए ऑफ मीडिएटिंग. हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के डीजीएमओ के बीच में बात हुई थी डायरेक्टली. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इंडिया के डीजीएमओ को डायरेक्ट कांटेक्ट किया था और उसके बाद ही सीज फायर हुआ था. बट बोलने को हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऑफर था. इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और टर्की जैसी कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने ओपन सपोर्ट शो किया था पाकिस्तान को. बट चाइना ने एंड तक काफी न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया. हालांकि एंड में माना जाए तो चाइना ने एक तरीके से बोला था पाकिस्तान इज आवर ब्रदर. तो अगर इंक्लिनेशन माना जाए तो ये पाकिस्तान के साइड पे ज्यादा शो किया. बट टर्की एंड सऊदी वर द टू कंट्रीज जिन्होंने ओपन सपोर्ट शो किया था, एंड इवन यूएई जिन्होंने थोड़ा ओपनली सपोर्ट शो किया था टुवर्ड्स पाकिस्तान. हालांकि इंडिया को सपोर्ट करने के लिए देयर वर मेनी कंट्रीज लाइक इजराइल, यूएसए, इवन ब्रिटेन, काफी सारी कंट्रीज, रशिया ने ओपनली सपोर्ट किया था. सो वी हैड अ लॉट ऑफ मेजर पावर्स ऑन आवर साइड. अच्छा, अगर हम बात करें सिंबलिज्म ऑफ द नेम सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम रखा गया सिंदूर, इसका सिंबलिज्म क्या था, काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा. स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट वंस. द सिंबलिज्म ऑफ नेम सिंदूर, तो हुआ क्या था, इट होल्ड्स एन एक्सट्रीम कल्चरल सिग्निफिकेंस स्पेशली फॉर हिंदूज.
कोई भी औरत, जो हिंदू धर्म की औरत जो सिंदूर लगाती है, दे शो अ मैरिटल कमिटमेंट। शादीशुदा होने का सिंबल होता है सिंदूर लगाना। बहुत सारे लोगों के लिए इट्स पवित्र, इट्स सेक्रेड, मैक्सिमम लोगों के लिए। इनफैक्ट पहलगाम में अब हुआ क्या था, सिर्फ एक तो आदमियों को मारा गया, पॉइंट ब्लैंक जो मारा गया, डेलिबरेटली जो शूट किया गया, वो सिर्फ आदमी को शूट किया गया। उनसे पूछने के बाद कि उनका धर्म क्या था, उसके बाद उनको शूट किया गया और औरतों को बोला गया कि जाके अपनी देश की गवर्नमेंट को और अपने प्राइम मिनिस्टर को बता देना कि भाई हम आए थे। तो ये जो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर है वो ये था कि भाई हमारी औरतों को आपने विडो किया, तुमने इस तरीके से हमारी औरतों के साथ किया कि उनका सिंदूर छीन लिया। अब क्योंकि वो विडो हो चुकी हैं, वो विधवा हो चुकी हैं, वो सिंदूर नहीं लगा सकती है ना, ऑफ कोर्स देयर हस्बैंड इज डेड। तो वो सिंदूर आपने जो उनका छीना है, इसका बदला क्योंकि हम ले रहे हैं, इस चीज के लिए हम, रादर बदला वुड बी द रॉन्ग वर्ड, इस चीज के लिए हम जस्टिस ले रहे हैं, इसलिए द नेम वॉज ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। अगर अभी बात करें करेंट स्टेटस क्या चल रहा है इस ऑपरेशन का, तो द करेंट स्टेटस इज एज ऑफ May 12 एक सीज फायर अनाउंस किया गया है, इज इन प्लेस। जो अनाउंस होने के शाम में ही अनाउंस हुआ था, रात तक पाकिस्तान ने एक बार वायलेट भी कर दिया था, बट तब से अभी तक पिछली 2 रातों से पहली बार 19 दिनों में LOC पर शांति हुई है। रात में कोई सीज फायर वायलेट नहीं हुआ है, कोई गोलीबारी नहीं हुई है। सो द सीज फायर एट प्रेजेंट इज इन प्लेस। एक्टिव हॉस्टिलिटीज हैव सीज्ड, एक दूसरे के ऊपर एक्टिवली जो अटैक कर रहे थे वो बंद हो चुका है। अंडरलाइन टेंशन अभी भी हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, हालांकि इंडिया ने एक डैम खोला है, पानी रिलीज किया है। सिचुएशन अभी भी काफी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है बाय द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू रियली बिग एंड मेजर कंट्रीज। इनके बीच में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये कहना या मानना गलत नहीं होगा, इट विल अफेक्ट द इंटायर वर्ल्ड एट लार्ज। India is one of the largest markets for a lot of countries. We are big exporters as well as importers for a lot of countries. अगर हम इस तरीके से वॉर में इंगेज होते हैं तो बहुत सारा, मतलब ग्लोबल लेवल पे हर चीज अफेक्ट होगा, ट्रेड से लेकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एवरीथिंग। इंडिया की पॉपुलेशन को भी देखते हुए, इवन पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हुए, दिस वुड डेफिनेटली अफेक्ट द इंटायर वर्ल्ड इफ इट कम्स डाउन टू दैट। प्लस इंटरनेशनल लेवल पे पूरी कम्युनिटी इसलिए भी थोड़ा हिचकिचाती है और डरती है बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स। बहुत ही कम कंट्रीज दुनिया की न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर इक्विप्ड या न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो एक वो डर भी बना रहता है, भले ही इक्का दुक्का परसेंट उनको भी पता है कि भाई दोनों पागल तो है नहीं, बट स्टिल एक वो डर बना रहता है कि क्या पता पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन में बाय एनी चांस न्यूक्लियर अटैक का ट्राई भी किया तो इससे तो 110% पूरा दुनिया पे फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया अफेक्ट हो जाती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने से। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग जिसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी 1 हफ्ते से 2 हफ्तों से इनफैक्ट सांस रोक के देख रही थी कि भाई हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। सो या दैट वाज द रीजन। इससे पहले एक और बार ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट कगार पे आ चुके थे न्यूक्लियर अटैक के। आई जस्ट टेल यू द स्टोरी ऑफ दैट एज वेल, just give me a minute.
राइट। सो एक बार 1999 जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था, उस टाइम पे वी केम वेरी 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 क्लोज टू अ न्यूक्लियर वॉर। दोनों कंट्रीज वर्ज पे थे भाई एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के। तो आइए इसकी कहानी जानते हैं बैकग्राउंड के साथ। एक बार ऐसा हुआ था कारगिल वॉर के टाइम पे 1999 में। कारगिल वॉर के टाइम पर जब इंडिया एंड पाकिस्तान केम डेंजरसली क्लोज टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट अ ईयर आफ्टर दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे 1989 में ही, सॉरी 1998 में ही दोनों ही कंट्रीज ने अपना अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। बेसिकली दे बिकेम न्यूक्लियर कंट्रीज एक साल पहले ही। इंडिया ने किया था ऑपरेशन शक्ति, और पाकिस्तान ने किया था अपना ऑपरेशन चगाई 1। अब स्टोरी कुछ ऐसी है एंड इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल स्टोरी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का रिप्लाई देख के आज भी मैं सुनती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि इन अर्ली 1990s 1999 इनफैक्ट अर्ली 1999 में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे और उनके साथ साथ माना जाता है मिलिटेंट्स भी, दे इनफिल्ट्रेटेड इंडियन टेरिटरी कारगिल में। ठीक है, मतलब घुस गए बिना परमिशन के, इनफिल्ट्रेट करना कहते हैं उसको। दे इनफिल्ट्रेटेड इंडियन टेरिटरी इन कारगिल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, और यहां ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने की हाइट्स, खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग। ठीक है, ये किया गया था सीक्रेटली बाय पाकिस्तान मिलिट्री, पर्टिकुलरली ऐसे एलिमेंट्स जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI में काम करते हैं, एंड उनकी नदर्न लाइट इन्फेंट्री NLI जिनको बोला जाता है, इन दोनों ने साथ में मिलके ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया था। विदाउट पाकिस्तान की तो सिविलियन गवर्नमेंट को भी इस चीज का नॉलेज नहीं था या फुल नॉलेज नहीं था, दे हैड नो आइडिया, गवर्नमेंट को तक नहीं पता था। और उस टाइम पे उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया बाय ऑपरेशन विजय। इसमें हमने मोबिलाइज किया आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों को ही टू रिकैप्चर आर पीक्स। इसके बाद भाई दोनों ही कंट्रीज के पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स थे, एक साल पहले ही टेस्टिंग की थी, दे टेस्टेड 1998 में ही। कारगिल वॉर के टाइम पे पहली बार जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच में आया, तो थ्रेट ऑलरेडी था कि भाई न्यूक्लियर अटैक इस तरीके का हो सकता है, कोई भी कंट्री किसी पे कर सकती है। ऑल्दो इंडिया की अटैक फर्स्ट पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, हम कभी भी पहले अटैक नहीं करते, हम डिफेंड करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं हमेशा से। आप देख लें चाहे चाइना के साथ हो या चाहे पाकिस्तान के साथ हो। CIA एंड US इंटेलिजेंस का सोर्सेस का लेटर ऑन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मूव ऑलरेडी कर दिया था इन अ स्टेट ऑफ अलर्ट, मतलब दे वर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कैरिंग आउट और इवन थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक। देयर वाज सीरियस कंसर्न वॉशिंगटन में या US में कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उस टाइम पे जनरल परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे, उनके अंडर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं अगर इंडिया ने कुछ लाइंस को क्रॉस किया तो। अब हम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के रिस्पॉन्स के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने क्लियर डायरेक्टिव दिए इंडियन मिलिट्री को कि डू नॉट क्रॉस LOC इवन इफ इट मेड रिकैप्चरिंग द पीक हार्डर। आपको पीक रिकैप्चर करना बहुत मुश्किल भी हो जाए तभी भी LOC को क्रॉस करके नहीं करना है। दिस सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड कि इंडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा था। हम वॉर जैसे कंडीशंस में भी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को क्रॉस नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इस टाइम पे ड्यूरिंग दिस टाइम
एंड आफ्टर द वॉर मिस्टर वाजपेयी उन्होंने एम्फेसाइज किया इंडिया का कमिटमेंट टू नो फर्स्ट यूज। इसी टाइम पे ये पॉलिसी आई थी जो आज तक चलती है, नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी। इसके अलावा उन्होंने काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट भी दिखाया। लाहौर गए वो February 1999 में बाय बस, कुछ कारगिल वॉर जो हुआ था उसके कुछ हफ्ते पहले ही, एंड लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया पीस एंड ट्रस्ट को प्रमोट करते हुए। अगर इनका फेमस स्टेटमेंट माना जाए इन वन ऑफ स्पीचेस, उनका ये कहना था कि हम जंग नहीं शांति चाहते हैं, पर अगर युद्ध थोपा गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनकी लेगेसी ऐसा माना जाता है, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया था, बट ऐसा माना जाता है कि रात में कॉल आया था यूएस का और वाजपेयी जी से बोला गया था कि भाई देख लो यूएस पूरा तैयार बैठा हुआ है न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, रातों रात कर सकता है, तो डीएस्केलेट कर दो, तुम पीछे हट जाओ, तुम झुक जाओ। तो वाजपेयी जी ने ऐसे बोला था। अगेन ऑफिशियली ऐसे स्टेटमेंट रिलीज नहीं है, बट ऐसा बताया जाता है इन लेटर ऑन द इंटरव्यूज एंड एवरी, जो पूरा कलेक्ट किया जाता है, मेमोआ बनाया जाता है, उन सब चीजों में इंफॉर्मेशन पता चली थी। उन्होंने बोला कि भाई हम तो मान चुके, हमारे यहाँ जहां न्यूक्लियर बम गिरेगा मेरे 25 करोड़ लोग मरे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया है कि हमारे 25 करोड़ मर चुके हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो पाकिस्तान का एक भी इंसान कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मतलब इंडिया का हमने मान लिया 25 करोड़ लोग मर गए, लेकिन पाकिस्तान का एक इंसान भी सुबह का सूरज नहीं देखेगा। अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान ने किया, फोन रख के सो गए। सो दिस सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। फिर भाई यूएस ने भन बना के पाकिस्तान को कॉल किया होगा कि क्या कर रहे हो, वो तैयार बैठे हैं, वो तैयार हो चुके हैं कि हाँ भाई तुम हमको मार दो, दे आर रेडी, एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि वो मर चुके हैं, दे आर डेड ऑलरेडी, बट तुमको जो पलट के वो घुसंड मारेंगे ना, तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हारी कंट्री खत्म हो जाएगी, समझ लो तुम ऐसा। उसके बाद फाइनली डी एस्केलेशन स्टार्ट हुआ था, ट्रीटी वगैरह डिक्लेरेशन साइन हुआ था, एंड देन उसके बाद काफी बार ऐसे सीज फायर वायलेशंस अलोंग द लाइन हुआ है, बट 1999 के बाद बिगेस्ट एस्केलेशन जो आज तक का हुआ है हैज बिन द वन विच हैपेंड ऑन 22nd of May in Pahalgam, sorry 22nd of April in Pahalgam, ठीक है। So with that people, I'll see you guys again tomorrow जब हम डिस्कस करेंगे 10th 11th और 12th में के न्यूज़पेपर्स को, एंड देन उसके साथ we'll come at par and we'll continue day by day. Okay, so thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off. Bye bye.